नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और जैसा कि हम अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जीके के अंतर्गत। आज हम जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हमने पूरा ब्रीफ में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे 1935 इंडियन रूल एक्ट, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर एसएससी के लिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। 1935 इंडियन रूल एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ वो देख लें, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो पार्ट अगर आपका रह गया तो ये आपके सर के ऊपर से जाएगा। वैसे ही हिस्ट्री इतना बोरिंग टाइप में होता है, सो आप प्लीज़ उसको देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए तो अच्छा है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस उस समय इतनी बड़ी पार्टी थी, वो यही कोशिश कर रहे थे कि जितने ज़्यादा भारतवासियों को राइट्स मिल सके उतना ही इंडिया के लिए अच्छा होगा। भारतीयों को अधिकार देने के लिए साइमन कमीशन भारत लाया गया, जिसका काम था भारतीयों को अधिकार देना, लेकिन वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके बाद फ्रेंड, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी। उसमें भी यही काम हुआ। उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में समझा था कि डोमिनियन स्टेटस है क्या। डोमिनियन स्टेटस में भी बात नहीं बनी और वहाँ पे भी वो टोटली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अंग्रेजों ने बोला था कि अगर आप में हिम्मत है तो भारत के सभी देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके आए, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात थी, तो वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब आगे की कहानी देखते हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों की खामियों और विफलताओं के बाद ऐसा लगने लगा कि भारतीयों को अब कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन इतने लंबे समय बाद भारतीयों के लिए एक रूल बनाया गया जिसके नाम था इंडियन रूल एक्ट। और फ्रेंड्स, 1935 में इंडिया को एक इंडियन रूलर एक्ट दिया गया, जिसके अंतर्गत भारत को एक 100 से भी ज़्यादा अधिकार दिए गए और पहली बार यहाँ पे चुनाव कराने की बात की गई। और सबसे पहले इसमें फ्रेंड्स, इस रूलर एक्ट में 1937 में चुनाव कराने की बात की गई। और जैसे ही चुनाव का नाम आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले खुश, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर चुनाव होंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीत पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हमारे पास में होंगे। यहाँ पे गांधी जी ने भी नेहरू जी से बोल दिया कि आप चुनाव पे ध्यान दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीट कवर कर पाएँ और जितना ज़्यादा हम अधिकार पा पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। उस समय एक्चुअली में भारत जो था 1937 में और 35 में 11 राज्य प्रांतों में बटा हुआ था और 11 राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग असेंबली थी और केंद्र में भी अलग असेंबली थी। फ्रेंड्स, वापस आते हैं 1935 इंडियन रूल एक्ट पे। यहाँ पे एक्चुअली में सबसे पहली बार यहाँ पे इलेक्शन की बात की गई, जो कि 1937 में होना था। वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे 1935 में अभी तक का सर्वाधिक अधिकार भारतीयों को दिया गया। यहाँ पे सर्वाधिक अधिकार दिया गया, जिसमें 1937 में इलेक्शन कराने का निर्णय लिया गया, जिसको मैंने अभी पहले ही बताया आपको। और यहाँ पे पहले जो वोटिंग हुई थी वो कितनी परसेंट हुई थी? 8%। वोटिंग जो हुई थी वो 8% और इसको बढ़ा के इनने 10% कर दिया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे जब अंग्रेज़ों को पता चला कि कांग्रेस भी यहाँ चुनाव लड़ेगी, अब जाहिर सी बात है कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को चुनाव लड़ना था। अंग्रेज़ों को लगा कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की तो पहले से इतनी हवा है और वो आराम से जीत जाएगी। उन्होंने यहाँ पे फिर अपना दिमाग चलाया और इन्होंने क्या करा कि वोटिंग अधिकार सिर्फ किसको दिए? टैक्स पेयर्स को दिए, व्यापारियों को, और जो ग्रेजुएट्स लोग हैं उनको दिए। मतलब कि इन्होंने आम आदमी को वोटिंग अधिकार नहीं दिया अप्रत्यक्ष रूप से। सिर्फ इन्होंने किस किस को वोटिंग अधिकार दिए? ग्रेजुएट्स को दिए, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ग्रेजुएट्स को दिए,
टैक्स पेयर्स को दिए और किसको दिए, व्यापारियों को, बिजनेसमैनों को दिए। ठीक है, तो अब जब गरीबों को ही अधिकार नहीं दिया गया, सो कांग्रेस को लगने लगा कि अब हमारा शायद मुश्किल है जीतना, क्योंकि उस वक्त 11 प्रांत थे तो बहुत ही मुश्किल था जीतना। लेकिन यहाँ पे फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हम चुनाव के टाइम में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, और इसी रूलर एक्ट के तहत, इंडियन रूल एक्ट के तहत एक और बात की गई। पहली बार देश के अंदर आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, आरबीआई बैंक की स्थापना की गई। किस रूल एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई, 1935 इंडियन रूल एक्ट। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और फ्रेंड्स, और केक की जो पोस्ट थी वो भी इसी के अंतर्गत लाया गया। केक आप सब समझते होंगे, जो भारतीयों का जितना भी पैसा जो जाता है, तो अब इंडिया का हर नागरिक तो पूछ नहीं सकता सरकार से कि आपने हमारा पैसा कहाँ खर्च किया, तो केक इसी के लिए लाया गया था कि वो जो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं या जो भी हम सरकार को पैसा दे रहे हैं उनके ऊपर नजर रख सके कि इनका सही सदुपयोग किया गया कि नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट की भी यहीं पे स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट जो था, जिसे हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना इसी के अंतर्गत की गई। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले मान्यता थी, लेकिन स्थापित उसे इसी रूल एक्ट के तहत किया गया। और इस रूल एक्ट के तहत एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि जो 11 राज्य थे, 11 राज्य तो जो थे उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया कि मतलब आप अपना खुद का मुख्यमंत्री चुन सकते हो, आप अपनी खुद की वोटिंग करा सकते हो। और वो 11 राज्य कौन से थे वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जबकि केंद्र में तो अभी 11 राज्य तो इनने आजाद कर दिए, लेकिन केंद्र में तो अंग्रेजों का ही शासन था, क्योंकि अंग्रेजों का जब कब्जा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों में पहली बार ऐसा शक्तियों का बंटवारा हुआ। अब जब पूरे पे पहले अंग्रेजों का राज्य था, देखो जब ये पूरे पे पहले अंग्रेजों का राज्य था, तो अब तो कम से कम 11 राज्यों में तो इंडिया को कुछ ना कुछ अधिकार मिला। सो ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन अभी भी फिर भी सेंट्रल में तो अंग्रेज ही राज कर रहे थे। और यहाँ पे एक फ्रेंड्स में एक और चीज बता दूं, जो आरबीआई की स्थापना है इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें। दरअसल जो स्थापना जो थी, एस्टेब्लिशमेंट जिसे बोलते हैं, आरबीआई का यहीं पे हो गया था 1935 में। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, देखो 1935 में आरबीआई का क्या हुआ था, स्थापना। ठीक है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एंड ये स्थापना हुई थी। और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया था, मतलब राष्ट्रीयता दी गई थी। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं बताता हूं। देखो एग्जाम में आ चुका है, शायद लास्ट ईयर के एसएससी सीएचएसएल अभी मैं देख रहा था, तो एसएससी सीएचएसएल में 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म या नेशनलिटी के लिए राष्ट्रीयता कब प्रदान की गई। तो उसमें एक ऑप्शन था 1949, जो कि करेक्ट क्वेश्चन था। लेकिन वो ये भी पूछ सकता है कि उसकी स्थापना कब की गई, उसे एस्टेब्लिश कब किया गया। तो 1935 आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था और 1949 आरबीआई को नेशनलिटीज प्रदान की गई थी। सो स्थापना तो यहाँ हो चुकी थी। तो स्थापना के अंदर मतलब ये एक सिर्फ केंद्रीय बैंक था, अभी इसको इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन 1949 में जब इसको राष्ट्रीयकरण किया गया इसका, सो सारे जितने भी छोटे बैंक थे वो इसके अंदर आते गए। सो इसके अंदर जैसे ही आए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप याद रखना कि नेशनलिटीज एस्टेब्लिश और नेशनलिज्म इसका कब हुआ। सो ये हमारा क्लियर हो गया। सो
1935 के इंडियन रूल एक्ट में कितने सारे हमें अधिकार मिले, मतलब कि क्या क्या नया मिला। एक तो वोटिंग राइट 8% से बढ़ा के 10% कर दिया। पहले जो एक बार वोटिंग हुई थी उसमें 8% किया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये जब हम पीछे का पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी की कि सिर्फ ग्रेजुएशन, टैक्स पेयर और बिजनेसमैन को वोट डालने का अधिकार दिया, जिससे कि कांग्रेस ज्यादा फैल ना पाए और सीमित जगह पे रह जाए या कांग्रेस हार जाए। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सीधी सी चाल थी कि एक एक्ट मतलब अधिकार भी दिया और लेकिन बांधे भी रखा। और यहाँ पे इन्होंने आरबीआई की स्थापना की और केक की पहली बार यहाँ पे पोस्ट या पद जो भी है इसी एक्ट से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पे हुई और आरबीआई का तो मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 11 राज्यों में को स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, 11 राज्यों को क्या किया, इनने स्वतंत्र कर दिया गया। सो अंग्रेजों ने इतना चालाकी भरा डिसीजन लिया जिससे कि अब कांग्रेस के भी हौसले थोड़े पस्त पड़ गए। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा 1935 का इलेक्शन। अब इलेक्शन में भी देख लेते हैं क्या क्या हुआ। सो 1935 का चुनाव। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि कैसे मुस्लिम संगठनों ने और मुस्लिमों ने महात्मा गांधी जी का, या यूं कहे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ नहीं दिया था। सो यहाँ पे भी थोड़ा मुस्लिम वाला फैक्टर रहेगा। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है कि किन 11 राज्यों में चुनाव हुआ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। 11 राज्य जो थे, सबसे पहला था आसाम, दूसरा था बंगाल, तीसरा था उड़ीसा, चौथा था यूपी। यूपी को पहले बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। पांचवा था सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, इसको आजकल बोलते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस। एंड फिफ्थ था, फिफ्थ तो हो गया, सिक्स्थ था हमारा मद्रास। ठीक है, जो कि अब नाम चेंज हो गया है। सेवन था हमारा बॉम्बे, जो अब मुंबई बन गया है। एंड आठवां था सिंध, नवा था पंजाब, एंड 10वां था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, अगर हिंदी में बोले तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट वी हैव बिहार। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लिख दिए हैं, आप इन्हें याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं, अभी आप आगे समझ जाएंगे। सो इसमें यहाँ पे चुनाव तो हो रहे थे, लेकिन जब इन 11 राज्यों में चुनाव हुआ, टोटल कितने, 11 राज्य। ठीक है, कितने राज्य हैं ये, टोटल 11 राज्य। अब जब इन 11 राज्यों में चुनाव हुआ तो इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक जो जिन्ना साहब जी ने जो पार्टी बनाई थी, जिन्ना साहब जी ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी के आधार पे लग रहा था कि जहां पे मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पे इनकी आसानी से जीत हो जाएगी। और ये मुस्लिम बहुसंख्यक देश कौन कौन से हैं ये मैं टिक लगा के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले था आसाम, ये मैंने टिक लगा दिया है। दूसरा था बंगाल, एंड तीसरा था सिंध, चौथा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, एंड 5 था बिहार। सो ये 5 राज्य थे यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक ज्यादा थे। सो यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे तो आसानी से जिन्ना जी की मुस्लिम लीग जीत जाएगी, और जो मुसलमानों के लिए उन्होंने जो काम किए थे वो और ज्यादा तेजी से वो आवाज उठा पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इसका उल्टा हो गया।
और जो सब लोगों ने सोचा था कि कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी, लेकिन इसका उल्टा विपरीत हो गया। कांग्रेस यहाँ पे क्या हुआ हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक में ये हुआ कि जो बंगाल था, बंगाल में तो ना जिन्ना जी की पार्टी बनी और ना ही कांग्रेस की पार्टी बनी, दोनों की पार्टी नहीं बनी। यहाँ पे जिस पार्टी का जो जीती और जिसके मुख्यमंत्री बने उसका नाम हमेशा पूछता है। वो ये पूछेगा कि 1935 के चुनाव में बंगाल में कौन सी पार्टी जीती, उसके मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस उठते हैं कि कौन सी पार्टी जीती और उसके मुख्यमंत्री का क्या नाम है। बहुत से पेपरों में आ भी चुका है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में चले गए हैं, सो हम इनका नाम देख ही लेते हैं। सो यहाँ से जीती कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे फजलुल उल हक। नाम को याद रखने की टेक्निक है मिसबाह उल हक या फिर इंजमाम उल हक। पाकिस्तानी क्रिकेटर के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। सो बंगाल में किसकी पार्टी बनी? कृषक प्रजा पार्टी। और मुख्यमंत्री कौन बने? फजलुल उल हक। तो ये चुनाव 11 राज्यों में हुआ था। 11 राज्यों में से 8 में कांग्रेस ने जीता। सोच लो, जहां अंग्रेज सोच रहे थे कि ये तो सिमट जाएंगे 1-2 में, वहीं कांग्रेस ने वही कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैंने बोला था विपरीत हो गया। सो कांग्रेस ने 11 राज्यों में से 8 राज्यों में जीत लिया। एक में कृषक प्रजा पार्टी बन गई और जो अभी हमने बताया जिसके मुख्यमंत्री फजलुल उल हक थे। एंड फिर आगे क्या हुआ, मुंबई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। बम्बई में एंड यूपी, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, यहाँ पे इनको सीट नहीं मिली। अब 11 में से 8 तो जीत लिए, 3 बची हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस को 11 में से कितनी सीट मिली थी, या 11 में से कितने राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ हम सिर्फ कांग्रेस लिख रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में वो बोल सकता है। तो आप यहाँ पे सही टिक लगाएं 8 राज्यों में, ठीक है। 8 के नाम भी याद हो गए होंगे जिनके 4 नहीं है, जिनमें टिक नहीं है। मतलब एक तो बंगाल में तो कृषक प्रजा पार्टी बनी, दूसरी बंबई और उत्तर प्रदेश में भी इनकी पार्टी नहीं बनी, मतलब 3 जगह नहीं बनी, टोटल 8 जगह बनी। तो बंबई और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पार्टी नहीं बनी, तो कांग्रेस ने यहाँ पे क्या करा, मिलीजुली सरकार बना ली। कौन सी? गठबंधन सरकार जिसे बोलते हैं। क्या किया इनने? मिलीजुली सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार बना ली। और क्या हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस इतने समय तक राज्य करेगी। तो इन्होंने 28 महीने तक राज्य किया। मतलब 28 महीने बहुत टाइम था। 28 महीने कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हो गई और 28 महीने के बाद 8 राज्यों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्या किया? 28 महीनों के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। सब राज्यों से इस्तीफे इन लोगों ने दे दिए। सो फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस की सरकार कितने महीने चली। सो आपको लिखना है 28 महीने, टिक लगाना है। हम इतना ब्रीफ में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको याद भी नहीं रहा तो आप कम से कम क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपको 4 ऑप्शन देंगे तो आप 2 तो क्रॉस कर ही देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आपने क्रॉस कर दिया, 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 क्रॉस कर दिए कि ये तो नहीं होंगे तो 2 होंगे, तो आपका जो रिस्क फैक्टर था वो 100 में से बहुत कम परसेंटेज में हो जाएगा। फिर आप रिस्क ले सकते हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बीच में देखा उनने, हाँ ये था, और लगा दिया टिक। ये थोड़ी नहीं करना है। रिस्क का भी एक फैक्टर होता है, हर कुछ रिस्क थोड़ी नहीं लेनी हर कहीं, ठीक है। बहुत बड़ा एग्जाम है, जिंदगी का सवाल है, सो इसलिए आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 28 महीनों के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 8 राज्यों से जब इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने का कारण जो था अंग्रेजों का। अच्छा, इसी बीच में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था,
द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, तो हिटलर ने क्या किया था, पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या किया था हिटलर ने, पोलैंड पर आक्रमण किया था। ये हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे कि क्यों किया था। वो उनका कुछ रास्ते का प्रॉब्लम होता था, जाने का निकलने का, सो उस वजह से हुआ था। वो डीपली हम बहुत ज्यादा अंदर पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे उसे भी। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके कारण ने इस्तीफा दिया था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो कि हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया। वह द्वितीय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी के कारण स्टार्ट हुआ। सो आप जानते हैं कि इंग्लैंड की हालत बेसी खराब थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। सो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने क्या किया, जो भारतीय जो सैनिक थे या बेचारे जो गांव के गरीब जो किसान भी थे या कुछ कहें, उनको बिगर कांग्रेस की इजाजत के या बिगर कांग्रेस से पूछे डायरेक्ट इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में उतार दिया। अब भारत का तो कुछ लेना देना नहीं था, भारत का कुछ लेना देना था कि द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ नहीं, भारत तो पहले से ही गुलाम है इंग्लैंड का। सो इन्होंने क्या किया कि यहाँ से ले जाके द्वितीय विश्व युद्ध में लगा दिए। अब जब यहाँ के सैनिक लगा दिए तो बेचारे क्या पता कितने मरे होंगे, आंकड़ा भी नहीं है इसका तो शायद। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि इंग्लैंड के पास वैसी सेना कम थी। यहाँ पे जापान ने भी बहुत फायदा उठाया था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ पे एक चीज कारण यही था। सो अगर आपसे कारण का ही पूछे या डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखने को आए, या आपको पता भी होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों दिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस से बिना पूछे या बिना कांग्रेस से डिस्कशन किए या इजाजत लिए इन्होंने अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया, जिस कारण कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और भी कुछ कारण होंगे लेकिन मेन कारण यही था, ठीक है। अब इस कारण क्या हुआ कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। अब ये तो हो गई 1935 के चुनाव की बात। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया 11 राज्यों में चुनाव हुए, 8 में जीत गई कांग्रेस, 2 में मिलीजुली सरकार बनी गठबंधन की, 1 बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री रहे फजलुल उल हक। और इस्तीफा क्यों दिया 28 महीने के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ठीक है। तो बंगाल में कौन मुख्यमंत्री बने, फजलुल उल हक मुख्यमंत्री बने। फ्रेंड्स, इससे बाहर नहीं जाने वाला और मैंने शायद आपको बोर भी नहीं होने दिया। नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड है उसको हम पढ़ते हैं 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, इंडिविजुअल। इस सत्याग्रह में क्या हुआ, इस सत्याग्रह में हुआ कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव हरा दिया। किसको हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव हरा दिया, जो कि महात्मा गांधी ने जिनका नाम रिकमेंड किया था। देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि 1939 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में या जो भी है उसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया। अब एक चीज ध्यान में रखिए, पट्टाभी सीतारामैया का नाम किसने दिया, महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया का नाम आगे किया। अब जब पट्टाभी सीतारामैया का नाम महात्मा गांधी जी ने आगे किया तो इनके सामने कौन खड़े हो गए, सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें हरा दिया तो सीधे सीधे किसकी हार हो गई, महात्मा गांधी जी की। जब महात्मा गांधी जी की हार हुई तो जब महात्मा गांधी की हार मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की हार हुई, मतलब कि
पट्टाभी सीतारामैया अगर हारे तो महात्मा गांधी की हार हुई। अगर आप किसी का नाम रिकमेंड कर रहा हो किसी चीज के लिए और अगर वो हार जाता है तो सीधी सीधी आपकी भी एक तरफा से हार हुई। महात्मा गांधी की हार तो थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणों से सुभाष चंद्र बोस ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक क्लैश हो गया, सो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी फ्रेंड्स आ चुका है क्वेश्चंस एसएससी में एक बार, सो आप देख लें। जब आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो जो सर ने पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चंस आए हैं, सो आप देख लीजिएगा एक बार जरूर हिस्ट्री में। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। क्या हुआ था यहाँ पे भी, जब 1939 में भी अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए, लेकिन नेहरू जी के कहने पर कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था। ऐसे पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन थे पहले सत्याग्रही? आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, और दूसरे कौन थे? खुद नेहरू जी। ठीक है, दूसरे स्वयं ही थे। ये भी एक जरूरी चीज है। विनोबा भावे को हम आगे पढ़ेंगे 1957 में, क्योंकि इनका नाम जो भूदान आंदोलन हुआ था 1957 में, भूदान आंदोलन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, हम जितना कवर कर सकते हैं अभी कर रहे हैं। 1957 उससे भी इनका नाम रिलेटेड है। जब हम वो पढ़ेंगे हम पढ़ लेंगे। 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्रेंड्स ये तो हो गया 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे अगस्त क्रांति, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन अगर आपने देखा हो या पढ़ा हो, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उससे पहले आज हम एक और टॉपिक एंड कर दें, जो कि है 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1940 अगस्त प्रस्ताव को हम पढ़ते हैं। इसमें हमने फॉरवर्ड ब्लॉक का पढ़ लिया, स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया किसके अपोजिट खड़े हुए थे? मतलब पट्टाभी सीतारामैया के अपोजिट कौन? सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए, जिनका नाम महात्मा गांधी ने रिकमेंड किया था, पट्टाभी सीतारामैया का। कांग्रेस ने क्या किया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया नेहरू जी के कहने पे। और पहले जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे खुद नेहरू जी थे। और आचार्य विनोबा भावे का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? 1957 भूदान आंदोलन। इसके बाद अगर हम बात करें 1940 अगस्त प्रस्ताव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम के लिए। 1940 अगस्त प्रस्ताव। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाएगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस के बिना पूछे या बिना कुछ भी किए इनको सैनिकों को भेजा गया, जो कि कांग्रेस को बिल्कुल सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था 8 राज्यों से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत और युद्ध में और अधिक सैनिकों को इंग्लैंड भेजने के लिए कांग्रेस का समर्थन आवश्यक था। इसलिए अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव भारत लेकर आए, जिसमें 2 मुख्य प्रोविजन थे। कौन से 2 मुख्य प्रोविजन थे? क्या हुआ था एक्चुअली? 1900 जब द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें इंग्लैंड की हालत इतनी खराब थी कि उसे सैनिकों की और ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। जब सैनिकों की और ज्यादा जरूरत पड़ी तो इन्होंने भारत से और अधिक
सैनिक इंग्लैंड भेजने के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा, जो कि उन्हें बहुत ही जरूरी था। इसके लिए वो एक प्रोविजन लेके आए या प्रावधान लेके आए, जिसमें भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। जबकि भारत को तो डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं था, भारत को नहीं चाहिए था, लेकिन अंग्रेज दे रहे थे। और दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरी एक चीज थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब भारत में एक संविधान सभा बनेगी जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भी फ्रेंड्स ये याद रखना कि भी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मतलब भारतीय को भी शामिल किया जाएगा, मतलब पहले क्या थे, सिर्फ अंग्रेज शामिल हो रहे थे, लेकिन इस प्रोविजन में एक चीज हुई नई कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली बनेगी उसमें। लेकिन क्या किया, कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस ने सिरे से मना कर दिया कि जब डोमिनियन स्टेटस तो पहले से चाहिए नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भले ही तुम बना लो, लेकिन एक चीज बताओ, जब भारत के जो बेचारे सैनिक हैं वो जब वहां जाएंगे तो जाहिर सी बात है, पहले ही इतने गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो 1940 में जब, अब कौन सी गारंटी है कि वो बच के आने वाले हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध तो वैसे ही भयानक था उस टाइम पे, फर्स्ट से भी ज्यादा सेकंड को माना गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण कांग्रेस और अंग्रेजों में बहुत ही ज्यादा तनाव उत्पन्न हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन या इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी ये ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप अपना साथ में नोट्स तैयार करते चलिए, और जो मैंने बताया वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, खासकर हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के हैं आपके आएंगे, और इसमें से आने में बहुत ज़्यादा संभावना है हिस्ट्री में से। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि हमें वीडियोस जारी रखना चाहिए या फिर नहीं। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।